हेलो प्यारे बच्चों, देखिए पहली कक्षा में हमने भूगोल की श्रृंखला शुरू की थी जिसमें ये बताया था कि हम क्या क्या जानेंगे और मुख्य रूप से यह परीक्षा की दृष्टि से केवल यह तैयार किया जा रहा है जो परीक्षा में आपका प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, तो इस आधार पे हम लोग क्लास को चालू किए थे। उसमें हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में कुछ बातें बताई थी। उसमें 15 करोड़ वर्ष लिखा था, 15 अरब वर्ष कर लीजिएगा। ठीक है, आइए और आगे चलते हैं। हमने कहा था सिंगुलरिटी पॉइंट था, एकक बिंदु था जिसमें उच्च ताप दाब और घनत्व के कारण उसमें महाविस्फोट हुआ। इसे ही महाविस्फोट का सिद्धांत कहते हैं। और एक सेकेंड का भी समय कम लगा होगा। ठीक है, तो उसमें हमारा सौरमंडल हमारा पूरा ब्रह्मांड क्या हो गया, बन के तैयार हो गया। तो क्या हुआ था, विस्फोट के समय में 3 चीजों ने जन्म लिया। हमारे जो भी वैज्ञानिक हैं, ठीक है, एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, वह यह मानते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ ही समय का जन्म हुआ है। ठीक है, उससे पहले समय नाम की कोई चीज नहीं थी। स्टीफन हॉकिंग जो अभी हाल ही में उनका डेथ हुआ, उन्होंने भी अपनी बातें में ये सब कहा है। एडविन हब्बल साहब, स्टीफन हॉकिंग्स की किताब पूछी जाती है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ठीक है, इतिहास का क्या समय का संक्षिप्त इतिहास किसकी पुस्तक है, याद रखिएगा, किसका, स्टीफन हॉकिंस का। ठीक है ना, ये पूछा जाता है। ब्लैक होल के भी बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन के सापेक्षता सिद्धांत को वो स्वीकार करते हैं। उन्होंने भी कहा था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ ही समय की उत्पत्ति हुई है। तो आइए हम उसी बात को मान के चलते हैं कि जैसे ही ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ, समय, दूरी और वस्तु का क्या हुआ, जन्म हुआ। क्या हुआ, अब धीरे धीरे क्या हुआ, जब विस्फोट हुआ तो तापमान धीरे धीरे क्या होने लगा, गिरने लगा। और गिरते गिरते क्या हुआ, गैसों का संकेंद्रण होने लगा। गैसों का क्या होने लगा, संकेंद्रण होने लगा। और परमाणु की संरचना हुई। संकेंद्रण को, इसी गैसों के संकेंद्रण हाइड्रोजन हीलियम के रूप में बदलने लगे। और इसी संकेंद्रण को निहारिका कहा गया। क्या कहा गया, निहारिका। आपसे पूछा तो नहीं जा सकता है, लेकिन हो सकता है गैसों के संकेंद्रण जो होने लगे, गैसों का जो जमावड़ा हो गया, उसे क्या नाम दे दिया गया, निहारिका। और उसी समय क्या हुआ, परमाणु का विकास देखा गया। परमाणु में मूलकण क्या थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, और एंटी प्रोटॉन, प्रतिकण भी जन्म लेने लगे। प्रतिकण का मतलब क्या होता है, 2 कण आपस में टकराए और कुछ न बचे तो क्या होता है, प्रतिकण। क्या होता है, तो एंटी पार्टिकल्स हैं ये याद रखिएगा आप। प्रतिकण, इन्हें क्या कहा जाता है, प्रतिकण। मूल कण याद रखना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है, क्या होता है मेरा बच्चा, आपसे पूछा जाता है। और प्रोटॉन पे धनावेश होता है, इसको स्मॉल पी से दिखाते हैं, इसे स्मॉल ई से दिखाते हैं। और न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। क्या होता है, हम लोग रसायन शास्त्र में ही पढ़ेंगे, लेकिन ये बात जान लीजिए, आपको पूछा जाता है, बहुत आसान से पूछा जाता है। ठीक है, तो मूल कणों ने जन्म लिया। हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लगे। एक गैसों का जो संकेंद्रण हुआ, जिसे निहारिकाएं बोला गया, हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लगे। किस में बदलने लगे, तो ये गैस जो था हाइड्रोजन और हीलियम का गैस हो गया। हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लगा। और यही हाइड्रोजन और हीलियम के गैसों को क्या बोल दिया गया, तारा। क्या बोला गया, अभी गर्मी थी। ठीक है, अब ये तारों का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ, तारों का जन्म हुआ। और यही तारे और गैसों के समूह को कहा गया, एक एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, निहारिका हमने पढ़ लिया। गैसों के समूह को क्या कहा गया, निहारिका। हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लगे और तारों का जन्म हुआ। तारा पूछ दिया जाएगा, तारों में कौन सी चीजें हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। आध्यात्मिक मात्रा किसकी है, हाइड्रोजन की। सूर्य भी एक तारा है जो हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा है नाभिकीय संलयन द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। तो यह गैस और तारों के समूह को, जैसे आसमान में आप देखते हो तो एक सफेद चमकीला पूरा बादल दिखाई देता है और खूब तारे दिखाई देते हैं जगमगाते हुए, ऐसे क्षेत्र को कहा गया आकाशगंगा। जिस आकाशगंगा में हम रहते हैं, यानी हमारा सौरमंडल रहता है, उस आकाशगंगा को मंदाकिनी या मिल्की वे कहते हैं। क्या कहते हैं, मिल्की वे। बेटा मिल्की वे, मंदाकिनी याद रखना, पूछेगा हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, मंदाकिनी आकाशगंगा। ठीक है, और आकाशगंगा में क्या होता है, गैस और तारे। गैस और तारों में क्या होता है, हाइड्रोजन और अत्यधिक मात्रा किसकी है, अब आते हैं जो आकाश गंगाएं जो तैयार हुई हैं, उन आकाश गंगाओं में देखा गया है कि आकाश गंगाएं में कुछ आकाश गंगाएं कुछ इस प्रकार होती हैं। कैसी होती हैं, ऐसे ऐसे निकली होती हैं, ऐसे 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 होती हैं। इसके 3 पूंछ होते हैं। कितने पूंछ होते हैं, 3। ठीक है ना,
तीन पूंछ होते हैं जिसके केंद्र को बल्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बल्ज कहा जाता है। इसके तीन इसके बाह होते हैं, समझ लीजिए, बस ऐसे बाह समझ लीजिए, या तीन पूंछ होते हैं, या घूर्णनशील भुजाएं होती हैं। क्या होती हैं? तीन घूर्णनशील भुजाएं होती हैं। और दूसरी घूर्णनशील भुजा का हिस्सा हमारा सौरमंडल। आपसे पूछा जाएगा कि आकाशगंगा के कितनी घूर्णनशील भुजाएं होती हैं? किस घूर्णनशील भुजा, कौन से नंबर के घूर्णनशील भुजा में हमारा सौरमंडल है? तो हमारी आकाशगंगा बहुत बड़ी है, उस आकाशगंगा के बीचों बीच में हमारा सौरमंडल है। अब देखिए, तारों का जो जन्म हुआ है, तारे तीन तरह से दिखाई देते हैं, नीला या सफेद तारा, पीला या नारंगी तारा, लाल तारा। नीला तारा को युवा तारा कहते हैं, जिसका ताप बहुत अधिक होता है क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा है। जब हाइड्रोजन हीलियम में आधे से अधिक बदल जाएगा तो उसे कह दिया जाता है पीला तारा। क्या कह दिया जाता है? और जब पूरी तरीके से हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है तो ब्लैक दानों में बदल जाता है, और फिर क्या हो जाता है? वह फिर से अपने आप में ही समा जाता है, और इस तरह से तारों की मृत्यु हो जाती है। कैसे क्या हो जाती है? उसको कहा जाता है वृद्ध तारा या लाल तारा। आपसे पूछा जाएगा सूर्य कैसा तारा है? नीला तारा, युवा तारा। क्या है? समझ में आया? ये बातें याद रखिएगा। कोई दिक्कत? एक और बता देते हैं, हमारी आकाशगंगा जो मंदाकिनी है, उस आकाशगंगा से सबसे जो पास में है उस आकाशगंगा का नाम है एंड्रोमेडा आकाशगंगा। क्या नाम है बेटा? एंड्रोमेडा आकाशगंगा। और भी तो आकाशगंगा हैं। अरे यार, बहुत 100 अरब गैलेक्सी हैं। गैलेक्सी मतलब आकाशगंगा। हमारे ब्रह्मांड में कितने आकाशगंगाएं हैं? 100 अरब। ठीक है ना? तो मंदाकिनी ये याद रखिएगा, दीर्घवृत्ताकार होता है, सर्पिलाकार होता है, और बाकी आते हैं। अब आकाशगंगाओं को दूसरी आकाशगंगा एंड्रोमेडा, दूसरी आकाशगंगा के बीच की दूरी बढ़ रही है, डॉपलर इफेक्ट बताया था। दूरी बढ़ रही है, कैसे जानेंगे? तो ये बातें आप जान लीजिएगा। चंद्रशेखर सीमा आपसे नहीं पूछेगा, 1.44 बस लिख लो। चंद्रशेखर सीमा क्या होता है? 1.4। तारों की मृत्यु कैसे होती है, तारों का स्टेट कैसे बदलता है, ये हमारे देश के चंद्रशेखर साहब द्वारा बताया गया था। इन्हें भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है? यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर या कम है तो वह लाल दानव तारा श्वेत वामन में बदल जाता है, बाद में यह काला वामन बदल जाता है। आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है? ये मत आप जानिए। ठीक है बेटा? है ना? पल्सर क्या होता है? तो न्यूट्रॉन तारा होता है। क्या होता है? बहुत तेजी से गति करता है। जब कोई तारा न्यूट्रॉन तारा में सुपर विस्फोट होता है, सुपरनोवा विस्फोट होता है, तो वह तारा न्यूट्रॉन तारा में बदलता है, और यह तारा बहुत तेजी से गति करता है, इसीलिए इसका नाम है पल्सर। इसी को देखकर तुमने एक गाड़ी देखा, पल्सर। ठीक है? लिख लो। और यही न्यूट्रॉन तारा फिर क्या हो जाता है? या तो पल्सर नाम गति के कारण हुआ है, फिर वह ब्लैक होल में तब्दील हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? भारी तत्व का निर्माण करता है। ये आप न जानो। ठीक है? ब्लैक होल क्या होता है? तो ब्रह्मांड सौरमंडल के केंद्र में भी क्या है? ब्लैक होल है। सूर्य के केंद्र में भी क्या होगा? सब कुछ कहां थमा जाएगा? उसे ब्लैक होल बन जाना है। सूर्य को क्या हो जाएगा? लाल दानव तारा क्या हो जाएगा? काला वामन में बदल जाएगा, और क्या हो जाएगा? सारी चीजें उसी में फिर समा जाएंगी। सिंगुलरिटी जो पॉइंट था ना, उसे ब्लैक होल भी समझा जा सकता। जहां से सब उत्पन्न हुआ है ब्लैक होल, वहीं पर भी उत्पन्न होगा ब्लैक होल। ये आप न जाने। न्यूट्रॉन तारा के मरने से क्या होता है? ब्लैक होल का जन्म होता है। लिख लीजिए। ध्रुव तारा, अगला हेडिंग दीजिए, ध्रुव तारा। आपसे पूछा जाता है ध्रुव तारा, कुछ महत्वपूर्ण चीजें। ध्रुव तारा किधर होता है बेटा? ध्रुव तारा उत्तर दिशा। किधर है बेटा? दिशा निर्धारण में यह काम आता है, याद रखना। यह हमेशा उत्तर की तरफ दिखाई देता है ध्रुव तारा। आगे आएंगे, सांझ का तारा या भोर का तारा किसे कहते हैं वो आगे देखेंगे। ठीक है? लेकिन अभी जानो, पूछा जाएगा दिशा निर्धारण में कौन सा सहयोग करता है? पहले के लोग दिशाओं का निर्धारण कैसे करते थे? ध्रुव तारा से। उत्तर दिशा की तरफ दिखाई देता है। ठीक है बेटा? सप्तऋषि मंडल के जस्ट ऊपर। धूमकेतु क्या होता है? लिख लो। धूमकेतु, धूमकेतु, धूमकेतु ये पूछ सकता है कि धूलकण बर्फ गैसों से जिन पिंडों का निर्माण होता है उसे धूमकेतु कहते हैं। धूमकेतु किससे निर्माण हुआ है? धूलकण, गैस, बर्फ, ये सभी चीजों से धूमकेतु का निर्माण हुआ है। ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो धूमकेतु कहां चक्कर लगाते हैं? ये अगर सन है तो सन के चारों तरफ धूमकेतु क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ये धूमकेतु है। लिख लो। सौरमंडल में लगभग 1 लाख धूमकेतु हैं।
कोई दिक्कत? धूमकेतु है पुच्छल तारा, कभी कभी देखते होगे, एक मूवी देखा होगा तुम लोग, कहते हैं कि जब ये तारा गिरता है तो लोग उससे कोई विश मांगे तो पूरी हो जाता है, कहावत है, ऐसा कुछ नहीं है। देखते होगे एक तारा बहुत तेजी से भगता होगा जिसकी पूंछ पीछे दिखती है, ठीक है ना? तो कोई प्रश्न आता है कि धूमकेतु का पूंछ सूर्य की तरफ होता है कि सूर्य से दूर होता है? सूर्य की तरफ होता है, वो सूर्य की तरफ होता है। और धूमकेतु किधर गिरता है? पृथ्वी की तरफ। सॉरी, धूमकेतु की पूंछ क्या होगी? बाहर की तरफ होगी। ये आपसे नहीं पूछेगा। क्षुद्र ग्रह क्या होता है? लिख लो, क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉइड्स, क्षुद्र ग्रह। यह मंगल और बृहस्पति के बीच दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए छोटे छोटे धूल और कण है, ठीक है? बस ये जान लो, इसे क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, ठीक है? अब इसके बाद हम लोग सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, अगले क्लास में। कुछ पूछना है तो बता दो। अभी टाइम है तो थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं, ठीक है बेटा? सौरमंडल के बारे में क्लियर करने से पहले तारा जान लिया। सूर्य क्या है? तारा। एक तारा है, लिख लो ऑप्शन सूर्य के बारे में। सूर्य के बारे में भी पढ़ लेते हैं, पूछता है सन। एक युवा तारा है, क्या है बेटा? सूर्य। लिख लो तो, सूर्य के 6 भाग हैं। कितने भाग हैं बेटा? 6 भाग हैं। केंद्र, लिख लो केंद्र, विकिरण क्षेत्र, विकिरण क्षेत्र, संवहनीय क्षेत्र, संवहनीय क्षेत्र, प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपसे पूछेगा कि सूर्य के किस भाग से प्रकाश दिखाई देता है। वर्णमंडल, प्रकाश मंडल, फोटोस्फेयर, उसके बाद कोरोना, कोरोना किरीट कहा जाता है, ठीक है? लिख लीजिए। फोटोस्फीयर देख रहे हो? फोटोस्फीयर, फोटोस्फीयर ही जो है सौर, इसको सौर कलंक यहां पर होते हैं। फोटो, ये सब सूर्य मान लो एक संरचना बना दिया ना, ठीक है? सब ये अंदर से आते जाओ। केंद्र, केंद्र के बाद क्या आ जाएगा? विकिरण क्षेत्र, विकिरण क्षेत्र के बाद क्या आ जाएगा? संवहनी क्षेत्र, संवहनी क्षेत्र के बाद प्रकाश क्षेत्र, उसके बाद वर्ड, और इसके बाद कोरोना, ठीक है? संवहनी क्षेत्र पे, संवहनी क्षेत्र कौन सा है? तीसरा है ना? तो यहां पे कुछ ब्लैक स्पॉट है, क्या है? सौर कलंक कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है बेटा? सौर कलंक। धब्बे हैं काले काले, सौर कलंक। इसके बाद कोई दिक्कत? विकिरण क्षेत्र, पराबैंगनिक किरणें यहीं से निकलती हैं। विकिरण क्षेत्र कौन सा है? दूसरा। यहीं से पराबैंगनिक किरणें निकलती हैं जो हमारी आंखों को, अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज यहीं से निकलती हैं। कौन से क्षेत्र से? विकिरण क्षेत्र से। लिख लो, यूवी रे निकलता है जो हमारी आंखों को क्या करता है? डैमेज करता है, ठीक है? फोटोस्फीयर, हाँ, कौन सा मंडल से हम प्रकाश देते हैं? तो प्रकाश मंडल, ठीक है? सूर्य ग्रहण के समय कोरोना भाग दिखाई देता है, ठीक है? कोरोना क्रीट, बाहरी भाग। कोई दिक्कत? चलो बस इतना जानो। सूर्य का व्यास आपसे नहीं पूछेगा, 32,92,000 किलोमीटर। आयु भी नहीं पूछेगा। हाइड्रोजन 70% और हीलियम 24%। हाँ, लिख लो तो। पृथ्वी पर प्रकाश आता है तो कितना समय लगता है? 500 सेकेंड। लिख दो तो बेटा, 500 सेकेंड। सूर्य से
पृथ्वी पर हमारे तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? 500 सेकेंड या 8 मिनट 20 सेकेंड। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कब आएगा? तो मान लो चंद्रमा यहाँ है तो पहले सूर्य का प्रकाश यहाँ जाएगा और फिर टकरा के आएगा, तो अधिक लगेगा ना। तो 1.25 सेकेंड यानी कितना हो जाएगा? 85 सेकेंड। कितना सेकेंड? 85 सेकेंड। कितना? 85 सेकेंड लगता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? 1.25 सेकेंड। और पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है यार, वही 20-22 जो भी है, कोई दिक्कत। अब कल हम लोग पढ़ेंगे सौर मंडल की संरचना, ग्रहों के बारे में। ठीक है, थैंक यू।